नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे मिक्सचर या मिश्रण के बारे में। दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, या तो दो से ज़्यादा एलिमेंट हो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हो, वो किसी भी अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्रण। अगर आपको याद हो तो दो या दो से अधिक तत्व अगर निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो क्या बनाते थे? यौगिक। लेकिन मिश्रण में कोई प्रपोर्शन, कोई अनुपात निश्चित नहीं है। मिक्सर कंसिस्ट ऑफ टू एंड मोर प्योर सब्सटेंस। दो या दो से अधिक जो शुद्ध पदार्थ है वो मिलके क्या बनाते हैं? मिश्रण। यहाँ इस पूरी बात में देखो, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, जनरली तो यौगिकों का ही मिश्रण है, लेकिन दो या दो से अधिक तत्व भी मिश्रण, जैसे मिश्र धातुएं। तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू मोर एंड प्योर सब्सटेंस। मिश्रण को भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है। ये तीनों एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मिश्रण को कौन सी विधियों से? भौतिक, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ। क्या मिश्रण में जो घटक है उनका अनुपात निश्चित नहीं होता? बिल्कुल, उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। अगर अनुपात निश्चित होगा तो वो मिश्रण नहीं, यौगिक हो जाएगा। इस वातावरण में एवरीथिंग, जो भी चीज़ है वो मैटर है और या एनर्जी है, ऊर्जा है या कोई पदार्थ है। ये दो ही चीज़ें हैं। इसी को सब्सटेंस या पदार्थ भी कह सकते हैं। दो प्रकार का है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक दोनों आते हैं। यहाँ पर अपन अगर बात करें तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? यौगिक की। और ये प्रॉपर्टी जो है किसकी है? मिश्रण की। देखो, शुद्ध पदार्थ में सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं, एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे। मिश्रण में टू एंड मोर प्योर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ। जो यौगिक है या शुद्ध पदार्थ है उसको भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, इसको भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। और ये अपने सिलेबस में भी है, पदार्थ को शुद्धिकरण की विधियाँ, उसमें अपन ये बात करेंगे कि मिश्रण को कौन कौन सी विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे झाग प्लवन विधि और भी विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं, उनके बारे में। शुद्ध पदार्थ इसके घटकों के गुण की जगह अपने गुण दर्शाता है। जैसे दोस्तों, शुद्ध पदार्थ में सपोज दैट दो ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करके और जल बना लिया, तो हाइड्रोजन का अपना अलग गुण है, ऑक्सीजन का अलग गुण है, और इन दोनों से मिलके जो यौगिक बना है उसका अलग ही गुण है। कहने का मतलब, शुद्ध पदार्थ में जो कंपोनेंट है, जो घटक है, जो नया पदार्थ बनेगा, उनके गुण घटकों के गुण से अलग ही होंगे। यहाँ पर सम्मिलित घटकों के गुण क्या होंगे दर्शाएगा। जैसे आपने चीनी जो है वो पानी में डाल दी, तो अब पानी में चीनी का गुण भी है और पानी वाला तो है ही। अगर आपने पानी में नमक डाल दिया तो नमक भी है, पानी भी है, दोनों के गुण हैं, तभी तो खारा होता है, तभी तो मीठा होता है। तो इस बात को ध्यान रखें, ये है शुद्ध पदार्थ और ये है मिश्रण। एक बात और दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से देखें। यौगिक निर्माण में ये देखिए, अगर ऐसा होता है, यौगिक का निर्माण होता है, शुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है, तो या तो ऊर्जा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। अगर अवशोषित होती है तो ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक, और उत्सर्जित होती है तो एक्सोथर्मिक। लेकिन एक बात याद रख लें, जब मिश्रण आप बनाते हैं, दो प्योर सब्सटेंस को मिलाते हैं, तो इसमें ना ऊर्जा अवशोषित होती है और ना उत्सर्जित होती है। ना ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ऊर्जा का अवशोषण होता है। मिश्रण बनाने की प्रक्रिया में एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ना ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ना ऊर्जा का अवशोषण होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था। अगर आपसे कोई यौगिक और मिश्रण में अंतर पूछे तो भी ये, यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, मिश्रण को किया जा सकता है। यौगिक जिन घटकों से बना है उसका गुण उसमें अलग होगा, लेकिन इसमें घटकों के गुण के समान गुण होगा। और यौगिक में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो सकता है। मिश्रण बनने की प्रक्रिया में न ऊर्जा का उत्सर्जन होगा न अवशोषण होगा।
इस बात को ध्यान रखें। जितनी भी चीज़ें हैं वो बता दिए। मिश्रण को भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा उधर भी लिखा है, बिल्कुल ये मिश्रण की शुरुआत है। इससे आगे मिश्रण के बारे में और भी अपन बातें करते हैं। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे मिश्रण के प्रकार, मिक्सर के टाइप। पहला है सममांगी और दूसरा है विषममांगी। होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। मिश्रण के जो घटक है वो एक दूसरे में पूरी तरह विलय हो जाएं, डिसॉल्व हो जाएं तो सममांगी है, और दोनों घटक एक दूसरे में पूरी तरह विलय नहीं है तो विषममांगी है। अगर जो विलय है उसके कण दिखाई नहीं देते हैं तो क्या है, सममांगी, और दिखाई देते हैं तो क्या है, विषममांगी। जैसे पानी में आपने नमक मिला दिया, नमक घुल गया, अब नमक के कण दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब पानी में नमक सममांगी मिश्रण है। पानी में आपने रेत मिला दी, अब रेत के कण दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये विषममांगी मिश्रण है। मिश्र धातुएं या अलॉय, दो या दो से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र धातु में किसका उदाहरण है, सममांगी का। सॉल्यूशन भी किसका है, सममांगी का। मिट्टी, रेत, सॉयल इन वाटर, सैंड इन सीमेंट, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, विषममांगी के। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक एलॉय का, एक मिश्र धातु का पीतल में 70% कॉपर और 30% जिंक मिलाया जाता है। यहाँ पर अपन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, मिश्रण के 3 प्रकार है, विलयन, कोलाइड और निलंबन। पहला तो विलयन सममांगी मिश्रण है, कोलाइड और निलंबन विषममांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनस। इनमें जो घुलने वाले कण हैं, विलय के जो कण हैं, उनका साइज अगर 1 नैनोमीटर से कम हो गया, 1 नैनोमीटर आपको पता है 9 मीटर। ये देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। अगर कणों का साइज, विलय के कणों का साइज, सॉलिड के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो विलयन है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है तो कोलाइड है, और 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो निलंबन है। विलयन में अगर आप देखेंगे तो एक बार घुलने के बाद उसको आप इससे ऐसे रख दें तो वो जो कण है विलय के, वो नीचे नहीं जमेंगे। कणों पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं होता, नीचे नहीं जमते। इस वाले में देखो, पहले कणों पर गुरुत्व का प्रभाव होता है, नीचे जम जाते हैं। निलंबन में जैसे आपने पानी में रेत डाली, भले ही मिक्स कर दो, थोड़ी देर में रेत नीचे बैठ जाएगी, इसका मतलब इस पर कणों पर गुरुत्व का प्रभाव होता है। कोलाइड में भी कणों पर गुरुत्व का प्रभाव तो नहीं होता, लेकिन एक प्रक्रिया है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया जाए तो कोलाइड के कण नीचे जम सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। कोलाइडी कणों में कणों का आकार, कोलाइडी विलयन में कणों का आकार किस रेंज में होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। 4 क्वेश्चन और है, उस पर बातें करते हैं। पहले इन दोनों से रिलेट देखते हैं दोस्तों। आपसे मैं पहले मिश्रण को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। आपसे कोई पूछे कि विलयन, देखो ये तीनों मिश्रण है, विलयन क्या स्थायी है, स्टेबल है? बिल्कुल। एक बार आपने विलयन बना दिया, वो घुला ही रहेगा। तो अगर मिश्रण की बात करें तो विलयन जो है वो स्थायी मिश्रण है, स्टेबल है। अपकेंद्रण या ये जो है कोलाइड वाला, ये वैसे तो स्थायी है, लेकिन अपकेंद्रण द्वारा इसको अस्थायी किया जा सकता है। लेकिन निलंबन वाला जो है वो अस्थायी मिश्रण है। रेत को जैसे आप पानी में मिलाओगे वो नीचे जम ही जाएगी। पहला क्वेश्चन, विलयन कौन सा मिश्रण है, स्थायी और सममांगी? निलंबन कौन सा है, अस्थायी और विषममांगी? इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है। नॉर्मली ये क्या होता है, स्थायी, लेकिन अपकेंद्रण द्वारा इसको अस्थायी बनाया जा सकता है। अब मैं यहाँ मिश्रण के स्थायी के बारे में बात कर रहा हूँ या कण के बारे में बात कर रहा हूँ? क्या कण एक जगह है? तो इसमें देखिए
अगर विलियन में और निलंबन में कोलाइड में, विलियन में और कोलाइड में दोनों में अगर बात करेंगे तो कण जो है अस्थायी होते हैं, घूमते रहते हैं, जिसको ब्राउनियन गति कहते हैं कोलाइड में, तो उस पर भी पढ़ेंगे। और इनके जो कण हैं वो क्या होंगे, स्थायी होंगे। अगली बात है दोस्तों टिंडल प्रभाव। वैसे तो टिंडल प्रभाव की परिभाषा ये है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के पथ को फैलाना टिंडल प्रभाव है, और यही प्रकीर्णन है। तो ये जो टिंडल प्रभाव है ये जनरली किस में पाया जाता है, कोलाइड में, लेकिन कभी कभी बहुत बारीक कणों वाले निलंबन में भी पाया जा सकता है। फिल्टर पेपर, जांतव झिल्ली, वनस्पति झिल्ली, विलियन के कण इन तीनों में से आर पार निकल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विलियन को फिल्टर पेपर, जांतव झिल्ली और वनस्पति झिल्ली से छाना नहीं जा सकता। कोलाइड के कण फिल्टर पेपर में से आर पार निकल जाते हैं, लेकिन जांतव झिल्ली और वनस्पति झिल्ली से आर पार नहीं निकल पाते। इसका मतलब कोलाइड को भी फिल्टर पेपर के द्वारा तो नहीं छाना जा सकता, लेकिन जांतव झिल्ली या वनस्पति झिल्ली द्वारा छाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। निलंबन जो है दोस्तों, उसमें जो कण हैं वो ना फिल्टर पेपर से आर पार जाते, ना जांतव झिल्ली से, ना वनस्पति झिल्ली से, इसलिए निलंबन को फिल्टर पेपर द्वारा पृथक किया जा सकता है। इन तीनों में से आप में पूछा जाए निम्न में से कौन सा मिश्रण फिल्टर पेपर द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो आपका जवाब होगा निलंबन। बाकी दोनों को फिल्टर पेपर द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके कणों का साइज इतना कम होता है कि फिल्टर पेपर के छेद में से आर पार निकल जाते हैं। तो दोस्तों विलियन, कोलाइड और निलंबन के बाद अपन पर्टिकुलर अब विलियन के बारे में बात करते हैं। पहली बात, विलियन सममांगी मिश्रण है। अब आपको साथ के साथ इस तरीके से भी याद रखना है कि सममांगी मिश्रण क्या है, कि विलायक में विलेय के कण दिखाई नहीं दें, या इस प्रकार के मिश्रण में जो घटक है वो आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं। विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। फिल्टर पेपर से इनको छाना नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया था फिल्टर पेपर, जांतव झिल्ली, वनस्पति झिल्ली, सबके आर पार निकल जाते हैं इनके कण, क्योंकि कणों का आकार बहुत कम होता है। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि विलियन एक प्रकार का मिश्रण है, और इस प्रकार के मिश्रण स्टेबल होते हैं, स्थायी। मिश्रण स्थायी का मतलब है कि अगर इनको एक बार मिला के रख दिया जाए तो ये नीचे जमेंगे नहीं, इनके कणों पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं होगा। विलियन जो है दो चीज़ों से मिलके विलेय और विलायक, इसको जनरल भाषा में यूँ कहते हैं कि जो घुलता है वो क्या है, विलायक, विलेय, और जो घोलता है वो क्या है, विलायक। जो घुलता है वो विलेय और जो घोलता है वो क्या है, विलायक। ये यूँ कह सकते हैं जो कम मात्रा में होगा वो विलेय, सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। तो विलेय और विलायक दोनों मिलके विलियन बनाते हैं। कुछ और बातें हैं, वैसे इस तरीके के क्वेश्चन रीट वगैरह में नहीं आते हैं, लेकिन मोलरता, मोलरिटी, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और पहली बात, मोलरता ताप पर निर्भर करती है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता। और मोलरता को ही सांद्रता भी कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। अगला है मोललता, मोलैलिटी, एम। वहाँ 1 लीटर आयतन था या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब कौन मोल है, मोलों की संख्या कैसे निकालते, इस बारे में नहीं सोचना है। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, मोलरता ताप पर निर्भर करती है। एक और बात है द्रव्यमान प्रतिशत और ppm, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन।
100 ग्राम विलयन में विलेय का द्रव्यमान कितना है? यह है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्यों है? क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 के हिसाब से ही निकाला जाता है। तो विलयन का जितना भी द्रव्यमान है ऊपर लिख देंगे विलेय का द्रव्यमान 100 से गुणा। अगर 100 की जगह 10 की पावर 6 मतलब 1 लाख से गुणा कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? पार्ट्स पर मिलियन। एक रोचक बात दोस्तों यहाँ ये देखिए, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? पार्ट्स पर मिलियन विलेय इस 10 की पावर 6 को आप 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर घाते गुणा में हो तो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब 10 की पावर 100 का मतलब 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? 100। तो यहाँ पर ये देखिए ये किसका मान आ गया है? द्रव्यमान प्रतिशत का। मतलब पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो द्रव्यमान प्रतिशत को 10 की पावर 4 से गुणा कर दो, ये बात है। इसके बारे में आपको रीट में ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ये बात याद रखनी है, जैसे जल में फ्लोराइड की जो मात्रा है वो कैलकुलेट करने के लिए ppm का इस्तेमाल किया जाता है। मोलरता यहाँ ध्यान देना है, ये स्थायी मिश्रण है, फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम और सममांगी मिश्रण है। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे विलयन के बारे में। विलयन के प्रकार जो है उनके बारे में देखते हैं। विलयन में विलेय की मात्रा के आधार पर अपन देख रहे हैं विलयन के प्रकार। असंतृप्त अनसैचुरेटेड, संतृप्त सैचुरेटेड और अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड। क्या होता है वो देखते हैं। आपके पास 100 ml वाटर है, सभी पात्र में 100 ml पानी आपने लिया है। कैपेसिटी सबकी फिक्स है, सपोज दैट सभी में या 100 ml वाटर में 100 ग्राम कोई भी विलेय मिलाया जा सकता है। सपोज करें विलेय अपन यहाँ पर नमक ले रहे हैं या चीनी ले रहे हैं, चीनी ले लेते हैं। अब 100 ml वाटर में जिसमें 100 ग्राम चीनी मिलाने की कैपेसिटी है उसमें आपने 50 ग्राम ही मिलाई, कैपेसिटी से कम, तो ऐसा विलयन असंतृप्त या अनसैचुरेटेड विलयन। अब 100 ml में जो कैपेसिटी थी 100 ग्राम, विलेय भी 100 ग्राम ही मिला दिया तो उसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। अगर 100 ml में कैपेसिटी 100 ग्राम की थी, आपने 130 ग्राम एक्स्ट्रा मतलब 30 ग्राम और ज़्यादा मिला दिया, इसको सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त कहेंगे। तो 3 प्रकार के विलयन हो गए, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। विलयन में विलेय का घुलना ताप पर निर्भर करता है, दाब पर नहीं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तापमान जितना ज़्यादा बढ़ाओगे विलेय में या विलेय के जो घुलने की क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ देखिए आपके पास कोई अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन था, आप उसको संतृप्त में बदलना चाहते हैं। मतलब पहले आप में घुलने की क्षमता देखो इस वाले में आपने कम डाला था, उसको आप संतृप्त बनाना चाहते हैं और संतृप्त से अति संतृप्त। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप इससे पहले इसको देखें तो यहाँ देखिए विलयन में विलेय के घुलने की क्षमता सबसे ज़्यादा असंतृप्त में, उससे कम संतृप्त में और सबसे कम किस में होती है? अति संतृप्त में। मतलब घुलने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में है? असंतृप्त में। और तापमान जितना ज़्यादा बढ़ाओगे घुलने की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। अब यहाँ देखो अति संतृप्त में सबसे कम घुलने की क्षमता, वो देखो विलेय के। अगर आपको इसको ज़्यादा घुलने वाला बनाना है तापमान बढ़ाना पड़ेगा, इसको और बनाना है तापमान बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा घुलने वाले से कम वाला बनाना है घटाना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा। असंतृप्त विलयन को संतृप्त विलयन में बदलने के लिए तापमान कम और संतृप्त से असंतृप्त में बदलने के लिए तापमान ज़्यादा करना पड़ेगा। तापमान का ध्यान रखें, विलेय में घुलने की क्षमता किस में ज़्यादा है उसका ध्यान रखें। क्या है असंतृप्त, संतृप्त और
अति संतृप्त विलयन, और किस आधार पर? विलयन में विलेय की मात्रा के आधार पर। एक छोटा सा क्वेश्चन, इसके बाद विलयन कंप्लीट, उसके बाद अपन बात करेंगे कोलाइड के बारे में। 5 ग्राम यूरिया 95 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो द्रव्यमान कितना होगा? और द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, अकेला द्रव्यमान नहीं पूछ रहा है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता था? विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम अपोन में विलयन का द्रव्यमान। दोस्तों यहाँ पर केवल जल का द्रव्यमान 95 है और विलयन सॉल्यूशन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 और किससे गुणा कर देंगे? 100 से, तो कितना हो गया? 5%। ये क्यों बताया न्यूमेरिकल? कई बार बच्चे नीचे 95 लिखते हैं, याद करो 95 विलायक है, सॉल्वेंट है, जबकि द्रव्यमान प्रतिशत में नीचे क्या लिखना है? विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन तो जब विलेय और विलायक दोनों मिलेंगे तो 5 और 95 कितने हो गए? 100, और द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया? 5%। ये बातें आपको विलयन के लिए ध्यान में रखनी है, एग्जाम में इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। ये बात और नोट कर ले दोस्तों, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। दोस्तों विलयन के बाद अपन बात करते हैं कोलाइड के बारे में। दोस्तों जो भी टॉपिक अपन केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किसी भी बुकलेट के आप क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जैक्ट सही होने वाले हैं, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। कंटेंट, आपके सिलेबस, आपकी एग्ज़ाम, सबको ध्यान में रख के ज़्यादा बड़ा करके नहीं, बिल्कुल कंपाइल तरीके से एग्ज़ाम के लिए 100% जो उपयोगी है वही बनाया गया है। विलयन के बाद अपन बात कर रहे हैं कोलाइड के बारे में। कोलाइड दोस्तों विषमांगी मिश्रण है, मतलब इसमें जो कण हैं वो दिखाई देते हैं। विषमांगी का मतलब यही है, लेकिन नॉर्मल दिखाई नहीं देंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो टिंडल प्रभाव होता है उसकी वजह से दिखाई देते हैं। तो कई जगह यूं भी लिखा जाता है कि ये वास्तव में विषमांगी है लेकिन दिखता सममांगी है। अब जो वास्तव में है वही लिखा है, दिखता सममांगी है क्योंकि कण जो है उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और ये कमी है वैसे देखा जाए तो साइज। फिल्टर पेपर द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते और ये टिंडल प्रभाव दिखाता है। दोस्तों एक बात और कह रहा हूँ, कोलाइडी कण ही टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। कभी कभी निलंबन कणों का साइज इसके आसपास आ जाए तो वो भी दिखा देते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है कि अगर आपको अलग अलग दिए गए हैं तो केवल कोलाइड, साथ साथ कोलाइड और निलंबन दोनों दिए गए हैं तो उनको ध्यान में रखना है। विलयन में विलेय और विलायक होता है, जो घुलता है वो विलेय, जो घोलता है वो विलायक, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक, और दोनों मिलके विलयन। ऐसे ही कोलाइड में जो कम मात्रा में होता है, जो घुलता है, वो परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सिंग सॉल्वेंट या मीडियम, और क्या बनाएगा? कोलाइड। यहाँ पर 9 तरीके के कोलाइड है और एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें अगर सवाल आए यहाँ से और इनमें से नहीं पूछा जाए। बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों। यहाँ पर मैंने बनाया है ठोस, यहाँ पर द्रव और यहाँ पर गैस। ये मैंने इसलिए बनाया कि ज़्यादा मात्रा में ठोस है, ज़्यादा मात्रा में द्रव है, ज़्यादा मात्रा में गैस है, और जो ज़्यादा मात्रा में वो परिक्षेपण माध्यम, यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम ठोस, यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम द्रव, यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम गैस है। बोलने का तरीका देख लीजिए, जब जो ज़्यादा होगा उसमें ही बोला जाएगा। देखिए ठोस में ठोस प्रकार, ठोस में द्रव प्रकार, ठोस में गैस प्रकार का कोलाइड, द्रव में ठोस प्रकार, द्रव में द्रव प्रकार, द्रव में गैस प्रकार का कोलाइड। मतलब जो ज़्यादा है उसमें बोला जाएगा। जो ज़्यादा कौन है? गैस में ठोस, गैस में द्रव, गैस में गैस प्रकार का कोलाइड। 9 प्रकार के कोलाइड है। इनके एग्जाम्पल देखिए। पहले शुरू करते हैं
ठोस में ठोस प्रकार का जो कोलाइड है उसमें रत्न और रंगीन कांच, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उससे भी ज़्यादा है जेल, सीधा पूछा जाता है जेल किस प्रकार का कोलाइड है, ठोस में द्रव। और इसका एग्जाम्पल है अम्लगम, पनीर और मक्खन। अम्लगम आपको पता है धातु के साथ अगर Hg मिल जाए, और दोस्तों Hg जो है वो द्रव है और धातु क्या है, ठोस है, तो ठोस में अगर द्रव मिले उसको क्या कहेंगे, जेल, और इसी का एग्जाम्पल है अम्लगम। अगर ठोस में गैस का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम द्वारा अधिशोषित किया जाता है। दोस्तों अधिशोषण और अवशोषण, सतह पर होने वाला जो है वो अधिशोषण है और पूरी वस्तु में होने वाला अवशोषण है। अगला प्रकार है द्रव में ठोस, इसको किस नाम से जानते हैं, सोल। सोल किसे कहते हैं, जिसमें परिक्षेपण माध्यम कौन हो, द्रव, और परिक्षिप्त अवस्था कौन हो, ठोस। कीचड़ और शाही जो है किसके उदाहरण हैं, सोल के या द्रव में ठोस प्रकार के। द्रव में द्रव को कहते हैं पायस या इमल्सन, और इसका एग्जाम्पल है दूध। मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जेल, सोल, पायस। द्रव में गैस, द्रव में गैस का एग्जाम्पल है झाग, जैसे साबुन के झाग जो है वो द्रव में गैस प्रकार का कोलाइड है। अब देखिए परिक्षेपण माध्यम गैस है तो गैस में ठोस। अब देखो जब परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है, तब आएगा एरोसोल। अब अगर ठोस मिलाया जा रहा है तो ठोस एरोसोल, और द्रव मिलाया जा रहा है तो द्रव एरोसोल। सोल में क्या होता है, द्रव में ठोस मिलाया जाता है। एरोसोल में क्या होता है, गैस में ठोस मिला सकते हैं, गैस में द्रव मिला सकते हैं। गैस में ठोस मिलाएंगे तो ठोस एरोसोल, गैस में द्रव मिलाएंगे तो द्रव एरोसोल। ठोस एरोसोल का एग्जाम्पल है धूल और धुआं। द्रव एरोसोल का एग्जाम्पल है कोहरा, बादल। वातावरण में उपस्थित जो नमी है उसको क्या कहेंगे, आर्द्रता। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, गैस में गैस का मिश्रण, आपको पता है वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत और CO2 कितना प्रतिशत। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और CO2 0.03%। यहाँ देखते हैं दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, कोलाइड के बारे में। 9 प्रकार के कोलाइड। एग्जाम में क्या याद रखना है, एक तो धूल, धुआं। परिक्षेपण माध्यम गैस, परिक्षिप्त अवस्था ठोस। द्रव एरोसोल कोहरा, बादल, आर्द्रता। रत्न जेल, जिसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त अवस्था द्रव। सोल परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिक्षिप्त अवस्था ठोस। द्रव और द्रव पायस। आप समझ गए होंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये कोलाइड 9 प्रकार के कोलाइड और उनके एग्जाम्पल थे। कोलाइड से जुड़ी हुई और जानकारी अपन बात करते हैं, कोलाइड से ही जुड़ी हुई और बातें करते हैं। पैप्टीकरण, कोई भी जो अवक्षेप है उस अवक्षेप को कोलाइड में बदलने की प्रक्रिया पैप्टीकरण है, और उस कोलाइड से वापस अवक्षेप में बदलने की प्रक्रिया अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो बात है टिंडल प्रभाव। ये आपको पता ही है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के पथ को फैलाना टिंडल प्रभाव है। ज़्यादातर टिंडल प्रभाव कोलाइड ही दर्शाते हैं, कभी कभी निलंबन भी दर्शा सकते हैं। कोलाइडी कणों के अंदर जो पार्टिकल है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है, वो इधर उधर जिग जैग गति करते हैं। इस जिग जैग गति को ही क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। अगली जो बात है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो जेल, परिक्षेपण माध्यम द्रव है तो सोल, परिक्षेपण माध्यम गैस है तो एरोसोल। 3 बातें मैं फिर वापस आपको बता रहा हूँ। देखो एरोसोल में तो नाम से ही पता लग जाएगा कि परिक्षेपण माध्यम गैस है, और अगर द्रव एरोसोल है तो परिक्षिप्त अवस्था क्या है, द्रव,
और ठोस एरोसोल है तो परिक्षिप्त अवस्था क्या है? ठोस। इसका एग्जाम्पल कोहरा और बादल और आर्द्रता, इसका एग्जाम्पल धुआं, धूल, ये सारे। इसमें देखो कोई भी एक याद कर लो। देखो सोल और जेल एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अगर जेल में परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो परिक्षिप्त अवस्था क्या है? द्रव। इसमें अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव है तो परिक्षिप्त अवस्था क्या है? ठोस। तो सोल, जेल, एरोसोल ये आपको याद रखना ही रखना है। ये जो सोल है ना दोस्तों, इस सोल में परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है? ठोस। तो सोल में से परिक्षिप्त प्रावस्था या अवस्था के कणों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? स्कंदन। स्कंदन, पेप्टीकरण, अपकेंद्रण, ये सब चीजें कोलाइड से जुड़ी हुई है। स्कंदन किसे कहते हैं? सोल में से परिक्षिप्त अवस्था के कणों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? स्कंदन। अब स्कंदन कैसे होगा? देखो कोलाइड में कण वैसे तो आराम से गति करते रहते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज है। अगर उस चार्ज को डिस्टर्ब कर दिया जाए और कणों को एक साथ लाया जाए तो ये प्रक्रिया स्कंदन है। स्कंदन से ही जुड़ी हुई बात है स्कंदन मान या ऊर्णन मान। 1 लीटर कोलाइड का आपको स्कंदन करना है, उसके लिए जो विद्युत अपघट्य की मात्रा है उसको क्या बोलेंगे? स्कंदन मान। एक वैज्ञानिक है हार्डी-सुलजे का नियम जो है वो क्या कहता है? स्कंदन क्षमता उस आयन की ज़्यादा होगी जिसकी संयोजकता ज़्यादा हो। यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +2 है। तो स्कंदन क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संयोजकता है ना। स्कंदन क्षमता संयोजकता के समानुपाती होती है। संयोजकता बढ़ेगी तो स्कंदन क्षमता भी बढ़ेगी। ये थी कोलाइड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें स्कंदन एक बार फिर कह रहा हूँ, सोल में से, सोल क्या है? परिक्षेपण माध्यम जिसका द्रव और उसी को क्या कहेंगे? सोल। और उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है? ठोस। और इस ठोस को अलग करने का जो विधि है वो है स्कंदन। स्कंदनमान। हार्डी-सुलजे भी किससे संबंधित है? स्कंदन से। उस आयन की स्कंदन क्षमता ज़्यादा होगी जिसकी संयोजकता ज़्यादा हो। इसी कोलाइड से जुड़ी हुई, स्कंदन से जुड़ी हुई और बातें करते हैं। स्कंदन के बारे में अपन बात कर रहे थे। सोल के अंदर जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके कणों को हटाना या इकट्ठा करना ही स्कंदन है। स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर क्या है दोस्तों? आपके पास 10 ml स्वर्ण सोल है। बड़ी इजी लैंग्वेज में आपके सामने मैं बता रहा हूँ। 10 ml स्वर्ण सोल है, उसमें अगर 10% NaCl का, उसमें अगर 10% सोडियम क्लोराइड का 1 ml विलयन भी अगर आप मिला दें तो इस स्वर्ण सोल का स्कंदन हो जाता है। पहली बात, 10 ml स्वर्ण सोल के स्कंदन के लिए 10% NaCl का कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी? 1 ml, इससे स्कंदन हो जाएगा। अब इस स्कंदन को रोकने के लिए, जिस कोलाइड को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है संरक्षी कोलाइड। और उस कोलाइड की जो मिलीग्राम में मात्रा है उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या। किधर से भी पढ़ लो, स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में किसी संरक्षी कोलाइड की मात्रा है जो स्वर्ण सोल के स्कंदन को रोकती है। किससे? 1 ml विलयन 10% NaCl का। 10 ml स्वर्ण सोल का स्कंदन 10% NaCl का 1 ml कर देता है। इसको रोकने के लिए संरक्षी कोलाइड की जितनी मिलीग्राम में मात्रा है वो स्वर्ण संख्या। जिलेटिन का 0.005 से 0.01, स्टार्च का सबसे ज़्यादा 25 होता है। कोलाइड से जुड़ी हुई बिल्कुल नॉर्मल बातें जो अपने एग्जाम। आकाश का नीला रंग कोलाइड की वजह से, आपको पता है गैसों के कण, धूल के कण, ये कोलाइड कणों का काम करते हैं जिससे नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और आकाश नीला दिखाई देता है। कोहरा, धुआं और बरसात, दूध और मक्खन, फिटकरी और FeCl3 रक्त स्त्राव को रोकने के लिए ये रक्त का क्या कर देती है? स्कंदन या क्लोटिंग कर देती है। डेल्टा को समझ लीजिए,
अगर आप चीज़ों को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे, साइंटिफिक वे में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि चीज़ें आसान है। देखो नदी से पानी बह के आ रहा है, ये पानी है, इसका मतलब परिक्षेपण माध्यम द्रव है, उसमें मिट्टी है, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, और इसी को क्या कहते हैं, सॉल, मतलब आने वाला जो है विलियन वो सॉल। जैसे ही वो महासागरों में मिलती है, महासागरों में आइंस हैं, बहुत सारे विद्युत अपघट्टे हैं, और ये विद्युत अपघट्टे इस सोल से किसको अलग कर देते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था को, और वो कण इधर जम जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा। चमड़े के शोधन में टैनिन का इस्तेमाल किया जाता है, चमड़े के अंदर पॉजिटिव आयन और वो भी स्कंदन। फैक्ट्रियों में धुआं को या उसमें जो कार्बन के कण या जो धुएं के कण हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कॉट्रेल अवक्षेपक, वो भी कोलाइडी प्रक्रिया पर आधारित है। साबुन और अपमार्जकों की शोधन क्रिया, रबर उद्योग में रबर का क्या किया जाता है, स्कंदन। ये सारी चीज़ें कोलाइड या कोलाइड से जुड़ी हुई, स्कंदन से जुड़ी हुई चीज़ें। तीसरा जो मिश्रण है वो है निलंबन। दोस्तों निलंबन के बारे में आपको पता है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा साइज के कण हैं, विषममांगी मिश्रण है, जिसको फिल्टर पेपर से अलग किया जा सकता है। जैसे रेत को किस में डाल दो, पानी में, तो उसके कण भी आपको दिखाई देते हैं। कुछ कम आकार वाले कणों वाले निलंबन भी टिंडल प्रभाव शो करते हैं। विलियन, कोलाइड और निलंबन तीनों प्रकार के मिश्रण, उससे जुड़ी हुई बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। दोस्तों आराम से पूरे वीडियो जो मिश्रण का मैंने आपको बताया उसको ध्यान से देखें, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करें। बस वीडियो आप बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों मेरे पढ़ाने की सबसे बड़ी कमज़ोरी कहो चाहे अच्छी बात कहो, किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं डरा के नहीं पढ़ाता। आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये तो जनरल बातें कर रहा है, जैसे स्वर्ण संख्या है बिल्कुल आसान, ऐसे 10 ml स्वर्ण सोल में 10% NaCl का 1 ml मिलाने पर उसका स्कंदन हो जाता है। इसको रोकने के लिए जो संरक्षी कोलाइड है उसकी मिलीग्राम में मात्रा स्वर्ण संख्या है सबसे ज़्यादा, लेकिन आप बुक में पढ़ेंगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मेरा पर्पज़ भी यही है कि आप वीडियो देखें, चीज़ों को समझें, और आने वाले समय में जब भी आपको कंटेंट की ज़रूरत हो आप किसी भी बुक में से वो चीज़ निकाल पाएँ जो आपको ज़रूरत है। आराम से वीडियो देखिए। थैंक यू।